हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन पावर। आज हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन CH4, कार्बन इज सेंट्रल एटम एंड 4 हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बॉन्ड एंगल, जो दो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच का जो एंगल होगा, बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें कि अगर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसा कि हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ भी चुके कि अगर हमारे पास वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर की प्रेजेंस से रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है। और हाई रिपल्सन की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी NH3, यहाँ पे 1 लोन पेयर था, तो जहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए बॉन्ड एंगल, इससे कम होके वो कितना हो जाता है? 107 डिग्री। ये हम पढ़ के आए थे। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन लोन पेयर की वजह से हमारे पास क्या हो गया? लोन पेयर की रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन की वजह से इन बॉन्ड को क्या कर दिया? नीचे की तरफ धकेल दिया, जिससे हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। और तीसरा अगर इसमें आता है कि अगर यहाँ पे तो 1 लोन पेयर है, अगर हमारे पास 2 लोन पेयर हो, जैसे वाटर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम H2O, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा रिपल्सन होगा। और ज़्यादा रिपल्सन की होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल को और भी क्या कर देगा? कम कर देगा। और यहाँ पे हमारा कितना डिग्री आता है? 105 डिग्री। नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? टर्म के अंदर ही पता चल रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर टू डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक, टू ब्रेक 1 mole of bond of a particular type between the atoms in the gaseous state. For example, H2 is molecular form in gaseous state. H2 के 1 मोल को डिसोसिएट करने में, तो डिसोसिएट होके ये किस में कन्वर्ट होगा? एटम्स में। 2 एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल। तो इन एटम्स में H2 को ब्रेक करने में जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 435.8 किलो जूल पर मॉल। तो ये हमारी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। 1 मोल ऑफ कोई भी हमारे पास बॉन्ड है, कोई पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जिन एटम से वो मिलके बना है, उन एटम में उसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर फैक्टर्स आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट फैक्टर इज साइज। तो जितना बॉन्ड का साइज छोटा होगा, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या रखेगा? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड हमारा कैसा होगा? फर्स्ट के कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। वीक होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जो हमने बॉन्ड पढ़े हैं उनके बीच की
डिस्टेंस, जिन दो एटम के बीच में बना हुआ है उन एटम के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो जितनी बॉन्ड की लेंथ कम होगी, एक तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो, ज़्यादा डिस्टेंस हो तो वो हमारा वीक बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस अगर कम है तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ही हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होगी, हाई। लेस बॉन्ड लेंथ हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है इसी में बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कोई भी दो एटम है, जैसे हम H हाइड्रोजन दो एटम लिए, H2 मॉलिक्यूल में ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीजन O2 पढ़ते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं दो एटम। नाइट्रोजन पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो दो एटम के बीच में, किसी भी मॉलिक्यूल में दो पर्टिकुलर एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड को ही हम उसका क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। इस O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ट्रिपल है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल है कम स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल है वीक होगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, हाई। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल को पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ एक टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन, ये टर्म्स हमें पढ़नी है। पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजिंग पावर क्या होती है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, हमने पढ़ा कि हमने कोई भी आयोनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, पीछे हम पढ़ के आए कोई भी आयोनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता और कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो हम कोई भी आयनिक कंपाउंड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड किस किस से मिलके बना होगा, कैटायन और एनायन से, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना होगा तो हम उसकी फॉर्मेशन जब करते हैं तो उस फॉर्मेशन में कैटायन का साइज़ क्या होता है, छोटा, और एनायन का साइज़ क्या होता है, बड़ा, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज है और वो हमारा कैटायन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। जितना कैटायन का साइज़ या छोटा होगा उतना ही उसकी अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब हम फजान रूल पढ़ते हैं तो इसके अंदर देखो जितना एनायन का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन तो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा मीन्स नेगेटिव जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसकी तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनायन है उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। चेंज आ जाता है मीन्स ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा एनायन था, ठीक है। रियल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इधर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो भी है एनायन की वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब देखो हमने ये पढ़ा तो क्या था, आयोनिक कंपाउंड, लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आने लग रहे हैं, इधर नेगेटिव चार्ज आ गए हमारे, तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब कुछ इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब शेयरिंग हो रही है। इट मीन्स कुछ परसेंट कैसा करेक्टर आ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर। कैसा करेक्टर आ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर।
इसका मतलब इसमें दो टर्म्स मेन है कि पहला पूछते हैं पोलराइजेशन किसका हो रहा है, पोलराइजेशन किसका हो रहा है, किसकी शेप डिस्टोर्टेड हो रही है, किसकी शेप डिस्टोर्टेड हो रही है, एनायन की। तो पोलराइजेशन किसका होता है, एनायन का। ठीक है, अच्छा कर्ता कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है पोलराइजेशन के लिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल, कैटायन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कैटायन उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। शेप किसकी चेंज हो रही है, एनायन की। तो पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का। रेस्पॉन्सिबल कौन है, कैटायन। ठीक है, कैटायन की मीन्स कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, और किस कैपेसिटी से पोलराइज कर रहा है वो कैटायन की क्या कहलाती है, पोलराइजेशन पावर। क्या कहलाती है, पोलराइजेशन पावर। तो कैटायन की तो होती है पोलराइजेशन पावर और एनायन का होता है पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन, कि कोई भी एनायन जब कैटायन के कांटेक्ट में आता है, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ पे जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से किसकी शेप चेंज हो रही है, एनायन की शेप चेंज हो रही है। इस शेप चेंज होने से जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एनायन का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। हु इज रेस्पॉन्सिबल, कैटायन इज रेस्पॉन्सिबल। और किस कैपेसिटी से वो उसको पोलराइज कर रहा है वो कैटायन की क्या कहलाती है, पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर तो किसकी होती है, कैटायन की। और पोलराइज कौन होता है, एनायन। यही हमारा है फजान रूल कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें कितना परसेंट क्या है हमारा, कोवेलेंट करेक्टर। ये आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, फिर यहाँ पे शेप डिस्टोर्टेड होने से उसमें कैसा करेक्टर आ गया, कोवेलेंट करेक्टर। तो ये कोवेलेंट करेक्टर किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कितने परसेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फजान रूल। द परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन ए आयोनिक कंपाउंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, फजान रूल। फिर आते हैं इसके फैक्टर कि कैटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन कैसा होगा, कैटायन का साइज बड़ा होगा तो कैसा होगा। तो फजान रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द कैटायन। फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कैटायन। कैटायन के साइज पे डिपेंड करता है। देखो, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करता जाएगा। मीन्स उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना स्मॉल साइज कैटायन का उतनी ही उसकी पोलराइजेशन पावर हाई, उतनी उसकी पोलराइजेशन पावर हाई। और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। जितनी पोलराइजेशन पावर हाई उतना ही कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात समझ में आई। अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, ये हमारा कैटायन है, अगर इसका साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से और उसके आउटर मोस्ट सेल के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम। तो न्यूक्लियस की तरफ वो उसको ज़्यादा उस फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा, और ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा मींस इधर इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, मतलब पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो पॉजिटिव जो कैटायन है उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, हाई। जितनी पोलराइजेशन पावर हाई होगी उतना ही कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक है पोटेशियम क्लोराइड और एक सोडियम क्लोराइड। एनायन दोनों में सेम है क्लोरीन, लेकिन कैटायन दोनों में क्या है, डिफरेंट। एक में पोटेशियम, एक में सोडियम। अब देखो, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन दोनों में से साइज किसका ज़्यादा है, साइज पोटेशियम का बड़ा साइज है, छोटा साइज किसका है, सोडियम का।
तो कैटायन का जितना छोटा साइज उतनी ही उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ही उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। इट मीन्स NaCl हैज़ लार्ज पोलराइजेशन पावर देन KCl। नेक्स्ट अगर चार्ज की बात करें, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन, कि कितना कम चार्ज होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो देखो कैटायन में एक है हमारे पास Fe+2 और एक है Fe+3। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितना कैटायन पे हाई चार्ज होगा उतनी ही उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, हाई होगी। तीसरा फैक्टर इसमें आता है एनायन पे, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। तो एनायन की अगर हम बात करें तो अगर एक एनायन स्मॉल साइज का है और एक एनायन ग्रेटर साइज का है, ठीक है, तो जिस एनायन का साइज बड़ा होगा वो डिफॉर्म जल्दी होगा या जिसका छोटा साइज है वो जल्दी डिफॉर्म होगा, जिसका साइज बड़ा है। क्योंकि जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी क्या होगा, वो अनस्टेबल कम ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के साथ जल्दी अट्रैक्ट होने स्टार्ट होंगे, मतलब वो उसकी सेफ जल्दी डिफॉर्म होगी। तो जितना साइज क्या होगा, हाई होगा, उतनी ही उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होगी, उसकी हाई होगी, ठीक है, उतना ही उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। फोर्थ है चार्ज ऑन एनायन, सेम है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन की तरह, जैसे कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होती है, इसी तरह एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, और उतना ही कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो ये फैक्टर्स थे और फजान रूल था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है NaCl, KCl, RbCl। पोलराइजेशन पावर के इनके ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो क्लोरीन सब में सेम है, नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, पॉजिटिव से। कैटायन सब में डिफरेंट है। तो सबसे बड़ा साइज तीनों कैटायन में से किसका है, रुबिडियम का। तो जितना साइज बड़ा होगा पोलराइजेशन पावर उतनी ही क्या होगी, कम। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसकी, NaCl, फिर KCl, फिर RbCl। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है, कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर से कभी भी हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर में, या जिसको हम एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उनके अंदर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं कार्बोनेट जो आयन है उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। तो जो कार्बोनेट आयन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई, ये हमारे पास कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4, एक ऑक्सीजन की में 6, 3 ऑक्सीजन है तो 18, और -2 चार्ज और है तो ये +2, कितना हो गया 24। तो किसी भी एक ऑक्सीजन की सबसे पहले हम जो स्केलेटल बनाते हैं उसमें क्या इमेज करते हैं कि इमेजनरी, इसके अंदर हम ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इनके यूज हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पे, और ये टोटल ऑक्सीजन के 8 हो गए। इसी तरह से इधर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन क्या कार्बन के कंप्लीट थे? 2 4 6। तो कार्बन के कंप्लीट नहीं थे, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए? किसी भी ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन गया था? डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, और टोटल पे चार्ज कितना? -2। ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर को हम, अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, अगर हम यहाँ से ट्रांसफ़र ना करके इस ऑक्सीजन से ट्रांसफ़र कर देते, जैसे ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे थी 2 4 6 2 4 6 2 4 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र ना करके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कर दें, तो ये सिंगल से कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल। ठीक है, टोटल पे चार्ज वही -2, तो कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ है। इसी तरह अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र ना करके हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? 2 4 6 2 4 6, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, टोटल पे चार्ज -2। इनको बोलते हैं हम, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन तीनों की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, टोटल पे चार्ज हमें पता है कितना है? -2। तो सिंगल बॉन्ड तो देखो हर जगह सब में है। ठीक है, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह है, तो सिंगल तो हमने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन देखो डबल, एक बार यहाँ पे है डबल, एक बार यहाँ पे है डबल, और एक बार यहाँ पे है डबल। इट मीन्स तीनों जगह डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो हमने उसको किससे डिनोट कर दिया? डैश डैश डैश, तीनों जगह। एक बार डबल यहाँ आएगा, एक बार डबल यहाँ आएगा, और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, विच इज़ नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। जब किसी की भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है। कि क्या कंडीशंस होती है? कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी की भी बना रहे हैं तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एटम की पोजीशन हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। हम ट्रांसफ़र केवल किसका कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एटम की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सबके पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एनर्जी सबकी सेम होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जो एलिमेंट होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद इसमें आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? हमने पढ़ा, जो एक तो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, और एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, उसमें से जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन दोनों का जो माइनस जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एक इमेजनरी जो ये चीज़ है वो इमेजनरी होती है। इसमें केवल जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही क्या होता है? स्टेबल होता है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल होता है उसकी सबसे लो एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी सबसे हाई है, तो इसकी एनर्जी सबसे क्या है? लो है। और ये एक हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज डाइपोल
मोमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।